नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। आजकल हम बहुत सारी रील्स देखते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, एफर्मेशन के बारे में। कहते हैं डेली यू शुड गिव दिस एफर्मेशन टू योरसेल्फ एंड यू विल सक्सीड इन लाइफ। पर ऐसा नहीं होता है। एफर्मेशन कोई भी आप बोलते हो तो उसका एक सही तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है कि आपको वो एफर्मेशन कैसे बोलना है। खाली ऐसे ही रैंडमली बोलने से उसके रिजल्ट जो आपको आने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इस बात के लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ है राखी शर्मा जी, जो कि वो एक लाइफ कोच है। उसके साथ साथ शी इज एन रेकी हीलर और उसके साथ साथ होओपोनोपोनो हीलर। ये क्या चीज है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस हीलिंग टेक्निक को जानने के लिए। तो लेट्स वेलकम राखी जी, द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल बीएफएफ। सो राखी जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। नमस्ते। मुझे ये पूछना था, हाउ यू स्टार्टेड योर लाइफ कोच जर्नी। मतलब पहले से ही आप इस फील्ड में थे या देयर वाज एनी सर्टेन काइंड ऑफ के आपकी लाइफ में ट्रांजैक्शन व्हेन यू केम टू दिस फील्ड? हाँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स जब शुरू हुई, उसकी सॉल्यूशन के लिए जब मैं दर दर भटकी, तो मुझे पता चला कि छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ वहाँ लोगों से सजेशंस लेते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बार बार होए ही ना, या प्रॉब्लम्स को फेस कैसे किया जाए ये समझने के लिए मैंने कुछ लाइफ कोचेस को गाइडेंस लेनी शुरू की, उनको फॉलो करना शुरू किया। और उनके फॉलो करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये बेस्ट जर्नी है। अगर हमारे वजह से किसी की लाइफ में बदलाव आ सकते हैं तो मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए। और मैंने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस किए एंड मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स, मेरे फ्रेंड्स ने ही बहुत पुश किया कि अब तुमको भी लाइफ कोचिंग करनी चाहिए, और फिर मैंने शुरू किया इसे। हाँ, अगर ये आपने बताया कि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन किए और अफर्मेशन दिए, तो अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन ये इसका कोई एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि ये करने से उसका रिजल्ट मिलता है, बट रैंडमली एनीवन सिटिंग एनीवेयर कांट डू दिस थिंग, लाइक उसका भी एक प्रोसेस रहता होगा। तो इसके रिलेटेडली हमने समझाइए। अभी कैसा होता है, लाइफ में हमें कुछ भी करना है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनानी हो या उसे मैनिफेस्ट करना हो, चाहे वो नॉन फिजिकल फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में हो, उसको हमारे तक लाने के लिए या उसे किसी भी चीज़ में बदलने के लिए प्रोसेस होता है। बिना प्रोसेस का कोई चीज़ नहीं होता। जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है तो मेरे पेट अपने आप नहीं भर सकते। किसान से लेकर, किराने दुकान से लेकर, किचन में खाना पकने से लेकर मेरे पेट में जाने तक का प्रोसेस होता है, तब जाके मेरा पेट भरता है। लेकिन हमारे लिए मैटर ये होना चाहिए कि सिर्फ मेरा पेट ना भरे, मेरा मन भी भरे और मेरे शरीर को भी शुद्ध खाना मिले। तो मैनिफेस्टेशन आपको यही सिखाता है कि आपको किसी भी चीज़ को पाना है तो कैसे पाना है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट करें। अच्छा कर रहे तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे, गलत करे तो भी गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर ही रहे। तो जब हम चाहे ना चाहे कोई ना कोई चीज़ मैनिफेस्ट होना है, तो क्यों ना अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। तो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स होती है वो हमें सुबह से लेकर रात तक, हम चाहे ना चाहे, हमारा ब्रेन जो काम करते रहता है हमें उसे काम करवाना रहता है, उसी में टेक्निक होता है। क्योंकि मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरे ब्रेन में कोई गाना बजते रहेगा, कोई मूवी की यादें आने लगेगी, पास्ट के बारे में कोई टेंशन आएगा, या फ्यूचर में मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहेगी। तो क्यों ना मैं मेरे दिमाग को बार बार सिग्नल दूं कि भाई मेरे साथ अच्छा भी हो सकता है, अच्छा हुआ भी है और अच्छा हो भी रहा है, फ्यूचर मेरा अच्छा है। हाँ। और ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलने के लिए मुझे बार बार कोई ना कोई टेक्निक का अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें सबसे बेस्ट टेक्निक मुझे ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस लगता है। ओके, ये ग्रेटिट्यूड ऑफ अफर्मेशन क्या है और उसके बारे में हमें थोड़ा डीपली बताएंगे। मैंने मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत ही की थी ग्रैटिट्यूड से। बहुत लंबे समय तक मैं ग्रैटिट्यूड एक रोबोट की तरह कर रही थी। मुझे बोला गया है लिखो थैंक यू, इससे सब कुछ आ जाएगा, तो मैं लिखती थी। तो कुछ अच्छा होने लग गया, मैंने बोला अरे अच्छा कैसे हो गया मेरे साथ, मैं अच्छा सोच तो नहीं रही हूँ, दिन भर तो प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, लेकिन हो रहा है। ये चीज़ हुआ था कि शुरू में मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि क्या चीज़ के लिए थैंक यू लिखूं। फिर धीरे धीरे मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे 10 पॉइंट्स लिखने का मैंने टारगेट किया। अब मेरे हाथ दर्द हो जाते थे, अरे इतने सारे चीज़ लिखने, छोड़ो भगवान 10 ही लिखती हूँ, बाकी मैं बोल देती हूँ। हाँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मेरी लिस्ट ज़्यादा हुई और लिखने का फ्लो बढ़ा, मतलब मुझे समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अच्छी हुई, इसीलिए मैं ग्रैटिट्यूड ज़्यादा लिख पा रही हूँ। होती ही है अच्छी, लेकिन हम उस पर नज़रअंदाज कर देते। जैसे खाना, कोई इंसान अगर ये तो नहीं बोल सकता कि वो भूखे मर रहा है, कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा, जिंदा रहने के लिए सांसें तो मिलेगी। लेकिन क्या होता है ना, जो चीज़ें हमें फ्री मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अभी वही अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, सिलेंडर लेना पड़े ऑक्सीजन की, तो अरे 3,000 रुपये एक दिन का लग रहा है।
लेकिन वही अगर फ्री में सांसें हमें भगवान 24/7 दे रहा है, हम उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे थैंक यू सांसें देने के लिए। बट ये डर जरा रहता है भाई मेरी आखिरी सांस कब हो जाए पता नहीं, ये नेगेटिव चीज़ हम जरूर बोलते हैं, दिस इज अ प्रोग्रामिंग। लेकिन हमारे देखिए पूर्वजों ने एक और प्रोग्रामिंग दे के रखी, शुभ शुभ बोलो। जब कोई चीज़ गले तक आता है, कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई बोलता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो उस समय ऐसा डर रहता है, कहते हैं कि नहीं नहीं शुभ शुभ बोलो। मतलब वो मानते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा ही। लेकिन हमारा हैबिट नेगेटिव चीजें बोलने का ज्यादा है, इसीलिए हमें एफर्मेशंस बार बार बोलना पड़ता है ताकि हमारी हैबिट हो जाए अच्छी बोलने की। तो शुरुआत ग्रैटिट्यूड से ऐसे ही करते हैं कि जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी है। और अपने हिंदू में कहते भी है कि दिन में एक बार हमारे सरस्वती जी विराजती है, तो इस हिसाब से आप जो भी बोले दिन में अच्छा बोले और अच्छी बातें करें। हाँ। तो कौन सी बात आपकी कहीं जैकपॉट लेके आ जाए पता ना चले एक्चुअली। लेकिन मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो लोग बोले कि सबको कहते कि ब्रह्म मुहूर्त में बोलेंगे तब कुछ अच्छा होगा। भाई उसके लिए सुबह के 2:45 बजे कौन उठे। हाँ। तो मेरा कहना है कि अगर भगवान 24/7 आपको सांसें दे रहा है ना, तो 24/7 माँ सरस्वती विराजती है कंठ में। हाँ। तो मैं जब भी उनको कहती हूँ कि आप एफर्मेशंस बोलना शुरू करें, तो एफर्मेशंस के लिए एक एफर्मेशंस बोल दीजिए। हाँ। कि मेरे कंठ में माँ सरस्वती विराजती, मैं जो बोलती हूँ वो होता ही है। हाँ। ये बोलकर शुरू कीजिए। अब कोई कहता है कि अरे मैं एफर्मेशंस बोल तो देती हूँ, आपने ये बोला ये भी बोल दिया। हाँ। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है, तो बोल दीजिए मैं मानू ना मानू, मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है। हाँ। ये एफर्मेशंस बोल दीजिए। हाँ। तो ये मेरा सब लोग ने बोला मेरा सिग्नेचर एफर्मेशन से बेसिकली, मैं मानूं ना मानूं, मैं जो बोलती हूँ वो सच होता ही है। अब वो बुरा भी चीज़ बोलेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा अरे मैं तो नहीं भी मानूंगी, लेकिन बुरा बोल रही तो बुरा होने वाला है। तो डर इंसान में बैठ जाता है, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि तुम्हें पाप लगेगा। हाँ। इस डर से हम उपवास करेंगे, तुझे पाप लगेगा, इसको तूने कुछ बोल दिया तुम्हें पाप लगेगा, खाना में पैर लग गया तुम्हें पाप लग गया। लेकिन वही नहीं कि खाना को अगर हम कहीं फेंक रहे, गलत तरीके से बनाकर लोगों को बेच रहे हैं, उस चीज को लेकर भय नहीं रहता, क्योंकि वो स्टेटमेंट कभी किसी ने यूज नहीं किया। लोगों ने ये स्टेटमेंट यूज किया कि खाना में अनाज में पैर लगा तुम्हें पाप लगेगा, और पाप से हम बहुत डरते हैं। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया तुम नेगेटिव बोल रहे तुमको पाप तो लगना ही है। मेरा यही रहता है। ये सारे अफर्मेशंस रहते हैं, तो जैसे आपने बताया लिख के ज्यादा यूजफुल होते हैं या बोल के ज्यादा यूजफुल होता है? लिखना और बोलना मेरे हिसाब से दोनों करना चाहिए, क्योंकि जब अभी मैं अगर बोलूं मुझे ये चीज़ पसंद है, मैंने शायद मिनी सेकंड्स में कह दिया ये, लेकिन अगर मैं ये लिखने के लिए बोलूं मोर टाइम, तो हम ज़्यादा समय उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम लिखते हैं तो हमारा ध्यान भी वहीं रहता है, हमारे हाथ वहीं रहते हैं, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मतलब हमारे सेंसेस ना मैक्सिमम सारी चीजें एक जगह रहती है, हमारा फोकस वहीं रहता है। अब सबसे हमें ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि हमारा लाइन ऊपर नीचे ना हो जाए। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड ख्याल रखता है जब हम लिखते हैं। इसके लिए एफर्मेशंस शुरू में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है लोगों को। अब बीमार ज़्यादा है तो भाई ट्रीटमेंट तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। हाँ, अब तुम भाई इतनी बीमारी लेकर आए हो नेगेटिव सोच के, तो एक प्रकार का इंसान एक पर्टिकुलर नंबर है इतनी बार लिखना, बिकॉज एवरीथिंग जैसे हमारे काम करते हैं, हम क्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देयर इज अ नंबर, 3 बार करो, 7 बार करो, 11 बार करो। सो अफर्मेशन जो भी इंसान हर एक अफर्मेशन लिखता है, तो देयर इज लाइक के इतने नंबर्स लिखने चाहिए उसे। हाँ, उसके लिए 2 टेक्निक्स है ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 555 टेक्निक और 369 टेक्निक। आप मॉर्निंग में उठते ही 3 बार अपने गोल्स को लिख दीजिए, दोपहर में आप 6 बार लिखिए, सोने से पहले 9 बार लिख दीजिए। 555 टेक्निक ये है कि 55 टाइम्स आपको 5 डेज तक उसी चीज़ को लिखना है, बट इसकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, और लिखते समय आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मोबाइल में जैसे गाना सुन रहे वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमारे सबकॉन्शियस को हम बहुत लंबा टाइम जब देते हैं, so you mean 55 times you have to write that things for 5 days 5 days कंटिन्यूअसली, और there should be and टाइमिंग का भी, फॉर एग्जांपल 10 बजे है सुबह तो 10 बजे, 9 बजे है तो 9 बजे, एंड दैट टाइम नो डिस्ट्रैक्शन, नो मोबाइल, नथिंग। हाँ। दर्शकों आपके लिए एक टिप्स है, आप जरूर करना। ये क्यों है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले क्लाइंट आए थे, अरे मैम आज तो 9 बजे लिखा, कल 9 बजे नहीं लिख पा रही हूँ। हाँ। आज 10 बजे लिखा, कल 10 बजे नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि हमारा बॉडी ना वो अडेप्ट कर लेता है थोड़े दिन में। अभी हम इंडिया में है, अभी मुझे यहाँ पर रोज रात में नींद आ जा रही है, अगर मैं ये यूएस चली जाऊँ तो मुझे वहाँ पर रात होगी तब नींद आएगी, इंडिया के टाइम के हिसाब से नींद आएगी नहीं। तो जैसा हम काम करने लग जाते हैं ना, बॉडी उस टाइमिंग को एडजस्ट करती है। इसीलिए फिक्स टाइम पर रखने से कि 12 से 12 घंटे का जब गैप होता है, 24 घंटे का गैप होता है, तो अपने आप बॉडी जो है ना उस प्रोग्रामिंग को शुरू कर देती है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। और
एक्चुअली हम इतने डरपोक भी ना, नहीं भी लिखेंगे तो उसका भी डर रहता है, नहीं लिखेंगे तो होगा नहीं ना, भगवान पाप तो नहीं लगाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लोग नेगेटिव सोचते हैं। बॉडी अपना वो ट्रेन हो चुका है Train उस हो तरीके चुका से, है। तो यू नीड टू बूस्ट द योर इनर एनर्जी और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए। हाँ। मतलब कि ना मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, हाँ। और क्यों नहीं करूंगा, और क्यों डरना, नहीं हुआ तो गलत नहीं भी हुआ हो तो। गया तो 55 के गलती से 54 भी एक बार हो गए तो इट्स ओके। कोई गलती नहीं है उसमें। सो व्हाट यू एल्स यू फील लाइक के ऐसे कुछ रेमेडीज है फॉर द इंस्टेंट के हम कर सकते हैं और इजी टू एवरीडे लाइफ। वी लाइक टू गिव फ्यू सजेशंस टू आवर ऑडियंस। ईजी टू एवरीडे लाइफ में मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड राइटिंग इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। उसके लिए ज़्यादा मेहनत की भी चीज़ें नहीं है, और वो करना भी बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप कहेंगे मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या ही लिखूं, लेकिन हम क्या होता है ना, व्हाट वी गिव वी रिसीव इन मल्टीपल्स। अगर आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि थैंक यू मुझे इतने सुंदर बाल देने के लिए, अब कल जाके क्या होगा ना, आपकी लाइफ में वो नौबत तो नहीं आएगी कि आप बोले अरे भाई मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो यही है ग्रैटिट्यूड। अभी आप बोलोगे कि मेरे बाल लंबे लेकिन सिल्की नहीं, लेकिन है ना, आप पहले उसके लिए लिख दीजिए। तो यही है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो इजी। आपके घर में कुछ ना कुछ तो होगा, झाड़ू तो होगा, आप उसके लिए लिख सकते हैं कि मेरे दिन घर के क्लीन करने के लिए मुझे मदद कर रहा है। खाना खाने के लिए प्लेट तो होगा, आप उसके लिए लिख सकते हैं। तो आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखो और उसका रिजल्ट नहीं आया, मैं मान ही नहीं सकती। सो हाउ द ग्रैटिट्यूड प्रोसेस, जैसे ये चीजें होती है वो इतनी बार लिखने में इतने दिन होती है, तो ग्रैटिट्यूड कितनी बार लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए और कितनी टाइम तक लिखना चाहिए? एवरी डे की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होनी चाहिए, मिनिमम 10 पॉइंट्स। कोई भी चीज़ के लिए हम थैंकफुल है तो क्यों थैंकफुल है, जैसे मैंने कहा बाल के लिए आई एम थैंकफुल कि मेरे इतने सुंदर बाल है, उससे हमारा माइंड प्रोग्राम नहीं होगा। मेरे पास इतने सुंदर बाल है इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पूरे दिन जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लोग तारीफ़ करते हैं, मेरी हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, तो मैं मानूँ ना मानूँ मैं खुश रहने लग जाती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपके कृपा से मेरे लाइफ में ऐसे तो मोमेंट्स आते हैं कि मुझे अंदर से अच्छा फील होने लगता है, इसके लिए मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से आपका एक पॉइंट होना चाहिए। फुल ऐसा मतलब brief फुल में, डिटेल के साथ एक फुल पॉइंट। डिटेल, पूरी डिटेल में। जैसे कि समझ लीजिए कि कल के दिन, आज के लिए, अभी सुबह उठते तो आपके पास कुछ नई चीज़ें नहीं होगी, शुरू ही हुआ है दिन का। कल के दिन से लेकर आज तक ये पूरी रात आप चैन की नींद सोए। थैंक यू सो मच उस गद्दे के लिए, उस चद्दर के लिए, उस कुशन के लिए। और माइंड में ये रखिए, बहुत सारे जन रोड पर सोए होंगे, आप किसी रूम में किसी छत के नीचे सेफ्टी के साथ सोए हैं, अच्छी नींद लिए। थैंक यू सो मच, मुझे सोने के लिए रात तो आपने दी, लेकिन सोने के लिए जो एम्यूनिटीज़ चाहिए मेरे शरीर को, जो सुकून चाहिए, वो सब आपने दिया। अगर वो नहीं होता तो मैं बाहर, बहुत सारे लोग जैसे स्ट्रगल करके सो रहे हैं, लोग वेट कर रहे कि कोई आके हमें कोई कंबल दान करके जाए, आप वो तो वेट करते हुए नहीं सो रहे। ये इस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड में लिखना है कि किसी के पास जो चीज़ नहीं है, जो उसकी दुआ कर रहा है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। वो चीज़ सोचकर आपको लिखना है। खाने के लिए आप लिख सकते हैं। एवरीडे यही ग्रेटिट्यूड लिखना है कि इट्स लाइक रोज रोज चेंज? शुरू में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं कि नहीं है, होता तो बहुत कुछ है। तो शुरू में आप एक प्रैक्टिशनर के तौर पे जो चीज़ है उसको आप लिखेंगे ना, तो दूसरे दिन कुछ नई चीज़ें अपने आप आपके साथ घटित होगी। अरे ऐसा कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ आज, और आप अपने आप गौर भी करने लग जाएंगे और आपके साथ अच्छा होगा। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी फ्रेंड का एग्जाम्पल देती हूँ। वो शी इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई, वो दूसरे स्टेट से थी, और उसने मुझे कॉल किया एंड शी जस्ट सेड कि मुझे 5000 की भी सैलरी मिल जाएगी ना राखी, मैं खुश रहूँगी, कुछ तो ऐसा कर। और वो मुंबई जैसे शहर में ज़्यादा उसका रहना सहना हुआ नहीं, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इतना कुछ कर पाएगी। मैंने उसको बोला एक काम कर, एक पेपर ले और उसमें तू लिख ले कि मेरी मंथली सैलरी है 50,000 रुपये। तो बोली कि क्या नॉनसेंस बोल रही है, 5,000 सोच रही तो 50 बोल रही है। मैंने तू आ जा, 50 तेरे को 50 ही मिलेगा, देख मैं तेरे को बोल रही हूँ। शी केम टू मुंबई एंड 15 से 20 दिन उसको 2-3 जॉब मिले, एक 7,000 की नौकरी मिल गई, खुश, मेरे को 7,000 की नौकरी मिली। बट मैं नहीं खुश थी, 50,000 लेके 7,000 क्यों आया। उसको एवरीडे मैंने कहा था कि ये चीज़ें प्रैक्टिस करना, और उसने बखूबी हर चीज़ मुझसे प्रैक्टिस किया। और मैंने उसको कहा था कि एक्चुअली उसकी एनवायरनमेंट पूरी नेगेटिव थी, उसको मैंने कहा तू मेरे अलावा सबका नंबर ब्लॉक कर दे, तू किसी से नहीं बात करेगी। ये 1 महीना किसी से नहीं बात करी, एंड सीरियसली उसने किसी से नहीं बात किया। 30 डे हुआ लगभग, उसके बाद उसको जहाँ काम मिला, उसकी फर्स्ट सैलरी वॉज 50,000 एग्जैक्टली, फर्स्ट मंथ की इनकम। वो मुझे कॉल करके सुना रही है, तूने 50,000 लिखाया क्यों?
2 लाख क्यों नहीं लिखाया? पहले मुझे पता है कि 2 लाख के तेरे माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि तू 2 लाख तक पहुंचेगी। when your capacity and your ability, you yourself are not confident. हाँ, अभी मैं ही बोलती हूँ मुझे 1 करोड़ कमाना है, मैं कमाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि वो एक स्टेप by के साथ step. There is no lift to over हाँ, there. और मजा उसी में आता है। हाँ। तो ग्रेटिट्यूड ऐसा है कि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि रोज एक ही चीज लिखना है, 3-4 दिन के बाद नई चीजें आने लग जाएगी। Okay. इतनी चीजें और आएगी। gratitude should be only one line. वो 2-3 बार रिपीट नहीं करनी है, राइट? नहीं, आपको माइंड में रखना है कि आज मैंने ये लिखा है ना रीजन, कल यूनिवर्स नए 10 रीजंस क्रिएट करने वाला है। ऐसे माइंडसेट रखिए, हो गई। आप ये, अब मैं शेयर्स में पैसा डाल रहा हूँ भाई, रिटर्न्स तो मल्टीपल्स में आने हैं, तो भाई 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहे, भगवान 100 रीजंस लाएगा, उसमें से चुन के 10 लिखने वाले हैं। ऐसा सोच के लिखना है। मैं तो यही सोचती हूँ। अमेजिंग। सो आपने रेकी हीलिंग पहले चालू किया था या एज एन लाइफ कोच आपने ये पहले चालू की? शुरुआत आपने कौन सी चीज की? मेरी शुरुआत बेसिकली न्यूमरोलॉजी से हुई थी। वाह, नंबर्स। हाँ, और न्यूमरोलॉजी जब मैं बहुत यंग थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था। आप अभी भी यंग ही हो। हाँ, यंग तो मैं कहती हूँ कि इंसान हमेशा ही यंग होता है। तो मैंने शुरुआत की न्यूमरोलॉजी से, और बड़ा मज़ा आया सीखकर। लेकिन उसमें ना ये चीज़ बार बार लिखा जाता, अच्छा सोच के जाओ, अच्छा सोच के जाओ। तो उस समय मेरी सैलरी थी लगभग 7,000 रुपीज़, 9,000 मेरी सैलरी थी। ये लगभग 15-16 साल पहले की बात है। मेरी जो न्यूमरोलॉजिस्ट कोच थी, और मेरे ऑफिस में कुछ इश्यूज हुआ, तो मुझे बोला गया था कि अब तुमको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने बिना इन्फॉर्मेशन के 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। और मुझे बड़ा गुस्सा आया था, और उस समय का उम्र हम लोग थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं। हाँ। मैंने बोला हाँ, नहीं आएगा, देख लेती हूँ मैं, ऐसे करके मैं निकल गई। और मेरे घर पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे कहीं ना कहीं जॉब चाहिए। मैं मेरे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई, मेरे को 1 हफ्ते के अंदर नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नौकरी मिलके ही रहेगा, ये चीज़ बोलो, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी तो एफर्मेशंस का तो भाई वो पीक लेवल पे पावरफुल रहता है। मुझे नौकरी मिलके ही रहेगा, ऐसे बोलो, मिल जाएगा भगवान, ऐसे मत बोलो। और 1 हफ्ते के बाद मैं इंटरव्यू के लिए गई। मैंने मेरे लाइफ में आज तक कोई इंटरव्यू में नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे, जब बड़े बड़े मॉल बनते थे तो मॉल में रखना वैकेंसी। मैंने जस्ट 10th कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी मम्मी घुसा देती, जा इंटरव्यू दे, क्या जाना, बात करके आना, तेरी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, 2 साल बाद तेरे को नौकरी करना है। वो लोग बोलते थे कि आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी ने बोला इंटरव्यू दे के आने के लिए। वो लोग बोलते थे हाँ आप अच्छा करें, आप कर सकते हो, कोई और कुछ ना कुछ मैं आपको दे दूंगा, ऐसा होता था। तो मैं इंटरव्यू देने में माहिर हो चुकी थी। वहाँ पर जब मैं इंटरव्यू के लिए गई 1 हफ्ते बाद, मेरी मैम ने मुझे एक ही चीज़ बोला था, रिपीट करते रहना, मेरा इंटरव्यू बेस्ट जाने वाला है, मेरी सैलरी सबसे बेस्ट। सैलरी कितना चाहिए वो मत बोल, सैलरी सबसे बेस्ट। अब बोले 9,000 से 30% हाइक, ज़्यादा 12,000 आएगा ना। पहले उन लोगों ने 15,000 बोला मुझे, मैंने बोला नहीं 15,000 नहीं, कंपनी बहुत दूर है, ट्रैवलिंग इशू होगा मेरे को घर से, मैं नहीं आऊँगी। मेरी सैलरी वॉज 27,000। ओह अमेजिंग। एंड आई वॉज अमेज्ड कि 9,000 से 27,000 1 हफ्ते में। मैंने मेरी पुरानी कंपनी में कॉल किया, बोला था ना जॉब नहीं मिलेगा, 27,000 सैलरी है। तो वो बोले आइए और अपना रिलीविंग भी लेकर जाइए। मुझे रिलीविंग भी दिया। तो तब मुझे लगा कि अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं है बोलने वाली चीज़ है। वो एक बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेकी हीलर है, जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा। उन्होंने मुझे कहा कि अब तेरी शादी होने वाली है, तो लाइफ में तुझे एक सजेशन दूंगी, कुछ भी मत करना, लेकिन रेकी ज़रूर सीखना। बट उस समय मैंने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वो बैठ के 21 दिन करो, मुझे ऐसा लगता है यार ये बोरिंग है। नहीं करना है मुझे, कुछ छोटा मोटा इजी वाला मिल जाए, तड़कता भड़कता, मजा आएगा। लेकिन आप तड़कता मड़कता और अलग अलग ही करते हैं। जैसे हमने सुना है होपोनोपोनो, ये क्या थियरी है, वो मुझे नहीं समझ। हीलिंग थियरी है ये, लेकिन ये मतलब कहाँ से आई है और क्या है ये? लॉकडाउन पीरियड में मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई थी। तो मुझे किसी ने बताया होपोनोपोनो करने से ना पैसा आने लगता है, बहुत जल्दी से पैसा आता है। अच्छा। एंड मुझे लगा करने में क्या जाता है भाई, आ जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके 4 पावरफुल फ्रेज है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस ये बोलते रहो। ओके। तो मुझे लगा ये 4 लाइन बोलूँगी तो पैसा आ जाएगा, कर लेते। और मैंने सीरियसली, मैं स्कूल में थी उस समय, मैं योगा टीचर थी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ब्रेक मिला, मैं स्टाफ रूम में गई और मैंने 15 मिनट्स में होपोनोपोनो किया, एंड क्विकली मेरे अकाउंट में कहीं ना कहीं से पैसे आए, अनएक्सपेक्टेड थे वो। ओके। एंड तो इसका भी कैसा रहता है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू स्पीक? कैसे 108 टाइम्स हमें चैंट करना रहता है। 8 टाइम चैंट, 4 लाइन चैंट करना, 108 टाइम्स। क्या 108 टाइम? हाँ, ये 4 फ्रेजेस को चैंट करना रहता है। अब क्या हुआ कि अब मुझे मेरे अंदर से वो जाग गया,
ये हो तो गया, बट क्यों काम किया? मेरा हमेशा से है कि काम क्यों करता है, मुझे जानना है। अब मैंने डीप तक जाना जाना है। इसकी बुक कौन सी है, तो पता चला जीरो लिमिट्स करके कोई बुक है जो होपोनोपोनो पर बुक है। अब मैंने वो बुक ली, बुक पढ़ना तो बिल्कुल पसंद है मुझे, बुक लेकर साल भर रखा हुआ था, कभी मैंने उसको पढ़ा नहीं, 1-2 पेज पढ़ा, नहीं पढ़ना, वीडियो देख लेंगे। वीडियो देखते देखते यूट्यूब में मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी चीज़ ना डिटेल नहीं मिल पाती कई बार। तो ऐसा है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए तो आपको हम डिटेल बताएंगे। तो मैंने बहुत होपोनोपोनो के कोर्स ज्वाइन किए। एट दी एंड मेरे को ऐसा लगा भाई कोर्स बनाने वाला भी तो बुक पढ़ के ही बनाया, मैं बुक ही पढ़ती हूँ। एंड फिर मुझे बुक पढ़ने के इंटरेस्ट जागे, इसलिए मैंने एफर्मेशंस खुद में शुरू किया। आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। और मैंने बुक पढ़ना शुरू किया एंड होपोनोपोनो हीलर बनने का मेरे अंदर ऐसा आया कि मुझे अब इसका हीलर बनना है, क्योंकि मज़ेदार टॉपिक है। एंड मैंने कह दिया कि आई एम अ हीलर, आई एम अ हीलर। मेरे एफर्मेशंस में आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ हीलर, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ हीलर। सो आपने कोई भी हीलिंग टेक्निक आपने नई नई सीखी है, लेकिन एफर्मेशन को आपने साथ में लेके किया वो है। लेकर चलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि एफर्मेशंस एक्चुअली हिंदी में बोले तो एक मंत्रा है, और हमारी आदत है कि हम मंत्रा को बस सुबह बोल दिए, मंत्रों का जाप कर लिए, हो गया। बट एफर्मेशंस को हमें अपने लाइफस्टाइल में एक लैंग्वेज मानना चाहिए कि मेरी पूरे दिन जो भाषा है वही एफर्मेटिव लैंग्वेज में है, वो असर्टिव लैंग्वेज में, नेगेटिव स्टेटमेंट तो है ही नहीं। मुझे भूख लगी है तो मैं ये नहीं बोला अरे यार भूख लगी, खाना नहीं, मैं बोलूँगी अरे यार मस्त खाना आने वाला है, भूख इसलिए लगा। तो ये एफर्मेशंस का मतलब है कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो मेरा ये था कि इसको लाइफस्टाइल बना दो, क्योंकि सिर्फ भगवान अगर मुझे सिर्फ हाथ दे दे तो मेरी जीवन नहीं चलेगी, पैर तो मुझे चाहिए, बॉडी का हर एक ऑर्गन हमें चाहिए। तो लाइफ कोचिंग में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हर एक टेक्निक अपनाना पड़ता है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। कोई एक टेक्निक से सब कुछ नहीं हो सकता, मैं ये मानती हूँ। सो आपने होपोनोपोनो और अलोंग विद दैट एफर्मेशन के बारे में इतनी सारी बातें की कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट, और वो कितने अच्छे प्रोसेस से हम करें तो यू गेट अ रिजल्ट आफ्टर ऑफ इट। तो जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़े टिप्स देके जाइए, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को भी ऐसा लगना चाहिए कि हमें इस शो से टिप्स मिल गई कुछ तो। हाँ, ये टिप्स मत समझिए इसको, आप लाइफ का एक समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट का कोई खजाना मिल गया, आप इसे समझिए। बीइंग मेरा जो जर्नी है उसे मैंने कहा है कि आई एम अ यूनिवर्सल BFF में सबके लिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लाइफ कोचिंग करती हूँ। एफर्मेशंस, सबसे बेस्ट एफर्मेशंस मुझे लगता है आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हम ज़िंदगी में हर चीज़ इसलिए करते हैं कि हम खुश रह सकें। तो ये एफर्मेशन सबसे बेस्ट एफर्मेशंस है। असाइड होपोनोपोनो जो है, सिचुएशंस के हिसाब से हमेशा नए नए इंटेंशंस क्रिएट करने रहते हैं, क्योंकि होपोनोपोनो में हम 4 फ्रेज जब बोलते हैं उसके पहले इंटेंशन सेट कर दे कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आज मेरे लाइफ में जो भी घटित है वो मेरे ही कारण है, मेरे कर्मा रिपीटिंग पैटर्न, मेरे ही रिप्रोग्रामिंग के कारण हो रही है, और मैं इसके लिए दूसरों को ब्लेम करके मेरे और भी नेगेटिव कर्मास को बढ़ाते जा रही हूँ। तो इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। एंड आई लव यू कि आपने मुझे फिर भी अच्छी ज़िंदगी दी है। तो इंटेंशंस, ये ही सिर्फ इंटेंशंस बोलकर भी अगर आप होपोनोपोनो के हीलिंग प्रैक्टिस 108 टाइम्स करते हैं, लाइफ विल बी चेंज्ड। लेकिन ये है कि आज किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं। रोज़ आप सांसें ले रहे हैं, रोज़ खाना खा रहे हैं, रोज़ पानी पी रहे हैं, तो इसको लाइफ टाइम कीजिए। कोई एफर्मेशंस का एंड नहीं होना चाहिए, कोई हीलिंग की एंड नहीं होनी चाहिए। आप घर को रोज़ झाड़ू लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते आज मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या, धूल तो बैठता ही है। वैसे ही आप कितनी भी क्लीनिंग करिए, आपका माइंड वापस डस्ट उसमें फिर भी लगता है। एवरी डे हीलिंग इज़ नेसेसरी, हीलिंग इज़ क्लीनिंग एक्चुअली, एंड एफर्मेशंस इज़ द लाइफस्टाइल। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी टिप्स, अपने अच्छे होपोनोपोनो और ये एफर्मेशंस के बारे हमारे जनता को डिटेलली नॉलेज दिया। बिकॉज कैसे होता है आजकल रेडीली इंस्टाग्राम वगैरह में मिल जाता है ये एफर्मेशन बोलो, लेकिन कैसे बोलने चाहिए, किस तरीके से बोलने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर, एंड दिस इज अ स्मॉल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अस टू यू। थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में जाइए और हमें लिखिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो आप हमें वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी से चेक कीजिए, सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।